गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आईएफएम की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछली यूनिट के अंदर हमने जो भी आईएफएम का इंट्रोडक्शन पार्ट था और जो भी स्कोप थे आईएफएम के, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आईएफएस से रिलेटेड है। आईएफएस क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे आईएफएस की। तो जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है यहाँ कि द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एप्लीकेशन इज ए स्टैंडअलोन एप्लीकेशन विच टेक्स अ केयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनल मनी ऑर्डर्स। IFS use electronic data interchange EDI to send international money order data electronically using sophisticated data encryption techniques to ensure the integrity of the data sent over the postal network. IFS also helps post provide electronic domestic money order services. IFS is a complete management tool that responds perfectly to the needs of the post in the electronic transfer of money order, especially at the time when the money transfer is gross national index GNI based costing structure and low transaction tax enables a very fast return on investment. The goal of the IFS system is to provide postal enterprises with reliable, secure and timely electronic financial services, which is turn allow post to be more competitive in the global marketplace. The IFS system not only handles all phases of international and domestic money processing but also provides advanced features that facilitate cash management and accounting. जो IFS है वो एक एप्लीकेशन होती है जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करते हैं किसी इंटरनेशनल मनी ऑर्डर्स का, उसके बारे में हमें बताती है। जो IFS है वो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज को, EDI को, जिससे हम इंटरनेशनली मनी ऑर्डर्स को सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इससे जो इसके अंदर जो डाटा होता है वो इनक्रिप्ट करता है उन टेक्निक्स को, जो कि इंश्योर करती है कि जो भी डाटा हमने सेंड किया है किसी पोस्टल नेटवर्क से वो इंटीग्रेटेड है। IFC हमें हेल्प करता है, हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी किसी इंटरनेशनली बेच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी डोमेस्टिक मनी है उनकी ऑर्डर सर्विसेज को IFC हमें एक कंप्लीट मैनेजमेंट टूल होता है जो कि रेस्पॉन्ड करता है कि क्या हमारी जो भी मनी हमें ऑर्डर की है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो मनी ट्रांसफ़र हो रही हो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। इसके अंदर जो ग्रॉस नेशनल इंडेक्स है वो बेस होता है उसके कॉस्टिंग स्ट्रक्चर से, और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन टैक्स होता है वो बहुत लो होता है, जो कि इनेबल करता है हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिटर्न को, जो कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जो गोल होता है IFM सिस्टम का वो प्रोवाइड करता है हमारे पोस्टल एंटरप्राइजेस को रिलायबल, सिक्योर और टाइमली इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये अलाउ करता है उन पोस्ट को जो कि किसी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर या मार्केट प्लेस के अंदर कंपिटिटिव इन्वायरमेंट बनाए। जो IFS सिस्टम है वो हैंडल करता है उन फेसेस को इंटरनेशनली और डोमेस्टिक, जो कि किसी मनी प्रोसेसिंग या उसको प्रोवाइड कराने के लिए एक एडवांस फीचर है जो कि हमें फैसिलिटेट करता है हमारे कैश मैनेजमेंट और अकाउंटिंग को। अगर हम बात करें तो IFS के कुछ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन हैं जो कि इस तरीके से हैं। अगर हम बात करते हैं तो जो मनी ऑर्डर होता है, डाटा कलेक्शन होता है, सच एज रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी प्रोसेसिंग अप टू द फाइनल पेमेंट, रीइंबर्समेंट और कैंसिलेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो उसके अंदर जो हमारा IFS का जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है? ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन और ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर हमें किसी इंडिविजुअल के ट्रांजेक्शन या ग्रुप के ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना है या उसको ट्रेस करना है तो वो हम IFS के थ्रू कर लेते हैं। मनी ऑर्डर सर्विसेज मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। अगर हमें मनी ऑर्डर की सर्विस को मॉनिटर करना है या हमें प्रोडक्शन की स्टैटिक्स को पता करना है तो हम IFS का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी की क्वालिटी को मेज़र करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी हम IFS का यूज़ करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर। बिलैटरल एग्रीमेंट डेफिनेशन एंड ऑटोमेटिक वैलिडेशन ऑफ ट्रांजेक्शन अगेंस्ट द एग्रीमेंट। जो भी हमारे बिलैटरल एग्रीमेंट्स है जिसके अंदर हम कोई ऑटोमेटिक वैलिडेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें IFS उसमें हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ UPU स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, उनके बिहाफ पे भी हम IFS का यूज़ करते हैं।
अब हम IFS के कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। IFS कैन बी यूज एज ए सिंपल गेटवे फॉर असेसिंग द पोस्टल नेटवर्क एज ए कंप्लीट मनी ऑर्डर मैनेजमेंट टूल। जो IFS है वो एक सिंपल गेटवे है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे हम एसेस करते हैं हमारे पोस्टल नेटवर्क को और कंप्लीट मनी ऑर्डर को, जो कि हमारे एक मैनेजमेंट टूल है। IFS कंप्लाइज विद द UPU रेगुलेशन। IFS कंपाइल करता है सारे UPU रेगुलेशंस को। IFS is easy to deploy and staff training can be provided during the installation phase. It in most cases no additional hardware is required. जो IFS है वो एक बहुत इजी एप्लीकेशन होती है जिसको हम किसी स्टाफ की ट्रेनिंग के दौरान प्रोवाइड कराते हैं जब वो इंस्टॉलेशन फेज़ के अंदर होते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हम उसके अंदर कोई भी एडिशनल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट को नहीं डालते हैं। IFS is an end-to-end solution can be used from the point of sale at the origin to the point of final payment at the destination. IFS हमें end-to-end solution प्रोवाइड कराता है और उसको हम यूज़ करते हैं जब हम किसी पॉइंट ऑफ सेल को मीन्स किसी एट द टाइम ऑफ ओरिजिन के टाइम हम उसका यूज़ कर रहे हैं और जब तक उसका फाइनल पेमेंट नहीं हो जाए, मतलब कि वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचाए, उसके बिहाफ पे हम उसका सॉल्यूशन पता कर सकते हैं IFS के थ्रू। IFS supports multiple international and domestic services and service definitions are free. Each network member is free to negotiate and configure the service condition, rules and prices bilaterally with their each of its partner. IFS हमें सपोर्ट करता है हमारे मल्टीपल इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सर्विसेज को, और जो सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और इसके अंदर जो नेटवर्क मेंबर्स होते हैं वो फ्री होते हैं कि वो किसी भी तरीके के सर्विसेज को नेगोशिएट कर दें और कॉन्फ़िगर कर दें उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग और उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग, जो कि उन्होंने बिलैटरल एग्रीमेंट कर रखा है अपने पार्टनर्स के थ्रू। IFS इज दिस स्केलेबल इंश्योरिंग दैट द सेम सॉफ्टवेयर सपोर्ट फ्रॉम वेरी लो टू हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। जो IFS है वो इंश्योर करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट कर रहा है उसके अंदर हम कोई भी अगर ट्रांजेक्शन अगर कोई स्मॉल है या बहुत लो है या हायर वॉल्यूम का है तो वो उसके अंदर इंश्योर कर सकता है। IFS function are constantly enhanced based on the request from the all network problems। जो IFS फंक्शन है वो कॉन्स्टेंटली इन्हेंस किया जाता है जब वो किसी सारे ऑल नेटवर्क मेंबर्स से रिक्वेस्ट पे बेस हो। IFS offers various options for connecting to the postal network including leased line or dial-up over the internet or using SITA lines। IFA हमें ऑफर्स करता है उन सारे ऑप्शंस को जो कि किसी पोस्टल नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं हमारी लीज लाइन को, डायलअप को, जो कि किसी ओवर द इंटरनेट या उसके सीटा लाइंस पे यूज़ करने से मिलती है। अब हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सब्जेक्ट टू सेवरल external factors like foreign exchange market, currency convertibility, international monetary system, balance of payment and international financial market। अगर हम बात करें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट की तो उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और उस कंपोनेंट्स के बेस पे हम उसको समझ सकते हैं। तो इसके अंदर जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है वो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इन्वायरमेंट से टोटली डिफरेंट है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम सर्वेल एक्सटर्नल फोर्सेस या सर्वेल एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। अब इन पॉइंट्सों को हम एक एक करके समझेंगे। पहला है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच मनी डिनोमिनेटेड इन द वन करेंसी इज ब्रॉट एंड सोल्ड विद द मनी डिनोमिनेटेड इन द अदर करेंसी। It is an over-the-counter market because there is no single physical or electronic marketplace on an organized exchange with a central trade clearing mechanism where traders meet the exchange currencies. It spans the globe with price moving and currencies trading somewhere every hour or of every business day. World's major trading starts each morning in Sydney and Tokyo and ends up in the San Francisco and Los Angeles। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो एक मार्केट है जिसके अंदर हम मनी के डेनोमिनेटेड और को फाइंड आउट करते हैं कि किसी एक करेंसी की अगर किसी एक कंट्री की हम करेंसी को ब्रॉड या सोल्ड कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री की मनी डेनोमिनेटेड से, तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू करते हैं।
ये जो मार्केट होते हैं ये ओवर द काउंटर मार्केट होते हैं। ओवर द काउंटर मार्केट क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो होता है जो मार्केट होता है ये ओवर द काउंटर मार्केट होता है, और इसके अंदर हम किसी भी तरीके की कोई फिजिकली या कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस को हम यूज़ नहीं करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज मार्केट होता है जिसके अंदर सेंट्रल ट्रेड होती है, जिसके अंदर हम मैकेनिज्म को क्लियर करते हैं जो कि किसी ट्रेडर्स के द्वारा मीट की गई है, और उसके अंदर हम करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। इसके अंदर जो मार्केट के अंदर जो प्राइस मूविंग होती है या जो भी हम करेंसीज का ट्रेड करते हैं वह एवरी आवर या अपने बिजनेस डे के अंदर करते हैं। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जो मेजर ट्रेडिंग स्टार्ट है वो मॉर्निंग के अंदर सिडनी और टोक्यो के अंदर होती है, और एंड अप कब होती है जब वो सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजलिस में होती हैं। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंसिस्ट ऑफ टू टायर्स, द इंटर बैंक मार्केट और होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट और क्लाइंट मार्केट। जो फॉरेन मार्केट है उसके अंदर टू टायर्स होते हैं, एक तो कौन सा होता है जो इंटर मार्केट और होलसेल मार्केट, और दूसरे होते हैं रिटेल मार्केट और क्लाइंट मार्केट। द पार्टिसिपेंट इन होलसेल मार्केट आर कॉमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, कॉर्पोरेशन एंड सेंट्रल बैंक एंड ब्रोकर्स हु ट्रेड ऑन देयर ऑन अकाउंट। जो होलसेल मार्केट होते हैं उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे कॉमर्शियल बैंक्स, हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कॉरपोरेशन और सेंट्रल बैंक्स, और जितने भी ब्रोकर्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरे हैंड पे हम देखें तो जो रिटेल मार्केट है उसके अंदर जितने भी ट्रेवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं जो किसी करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं किसी दूसरी करेंसी से, ठीक है, जब या फिर वो कोई ट्रेवलर चेक प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर जब हमें ट्रेवलर की बात करें या टूरिस्ट की बात करें, जब वो किसी करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करा रहा है, जब वो कहीं दूसरी कंट्री के अंदर ट्रेवल कर रहा है या कोई टूरिस्ट है, तो वो किसके अंदर करता है, रिटेल मार्केट के अंदर। अगर हम किसी कॉमर्शियल बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक या सेंट्रल बैंक से या किसी ब्रोकर के थ्रू हम कोई मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर होते हैं, होलसेल मार्केट के अंदर। सेकंड है हमारी करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट assumes that the currency of various countries are freely convertible into other currencies, but this assumption is not true because many countries restrict the residents and non-residents to convert the local currency into foreign currency, which makes international business more difficult. Many international business firms use counter trade practice to overcome the problem that arise due to the currency convertibility restriction. करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या है, जब हम किसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर ये एज्यूम करके चलते हैं कि जब हम किसी वेरियस कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो फ्रीली होती है जब हम उसको दूसरी करेंसी से कन्वर्ट करते हैं, तो लेकिन ये जो एजम्पशन है ये ट्रू नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि कोई भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट किसी लोकल मनी को किसी फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट नहीं करा सकता। तो इससे क्या होता है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ इंटरनेशनल बिजनेस फर्म है वो काउंटर ट्रेड प्रैक्टिस को यूज़ करती है जिससे इन प्रॉब्लम्स के से ओवरकम हो सके, और उससे क्या करते हैं कि वो उस करेंसी को कन्वर्टेबली रेस्ट्रिक्शन को हटा देते हैं और उसके थ्रू वो किसी भी दूसरी कंट्री के साथ करेंसी को कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा IMS। IMS को हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। Any country needs to have its own monetary system and authority to maintain order in the system and facilitate trade and investment. India has its own monetary policy and the RBI administers it. The same in the case with the world, it needs a monetary system to promote trade and investment across the countries. IMS exists since 1944. The IMF and the World Bank have been maintaining order in the international monetary system, general इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेस्पेक्टिवली। अगर हम IMS की बात करें तो कंट्री को नीड होती है कि कोई एक मॉनेटरी सिस्टम या कोई अथॉरिटी उसको मेंटेन करे, उस सिस्टम को मेंटेन करे, जिससे कि हम किसी पर्टिकुलरली इंटरनेशनल के बेस पे हम उसके अंदर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इंडिया के अंदर अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो RBI क्या करती है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है। अगर हम सेम केस की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जो मॉनेटरी सिस्टम है वो प्रमोट करता है हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को अक्रॉस द कंट्री। और जो IMS है वो एग्जिट हुआ था 1944 के अंदर। IMS को जब लागू किया गया था वर्ल्ड के अंदर, वो 1944 के अंदर गया था। और जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वो इसको मेंटेन करते हैं। और जो IMS है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है,
उसको मेंटेन करते हैं और साथ साथ जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनको उससे पूरा करते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स born in mid-50s and gradually grown in size and scope. International financial market comprises of the international banks, euro currency market, euro bond market and international stock market. International banks can a critical role in the financing international business by acting as a both commercial and the investment banks. Most international banking is undertaken through reciprocal correspondent relationships between banks located in different countries. But nowadays, large banks have internationalized their operation. They have their own overseas operations so as to improve their ability to compete internationally. Euro currency make originally called as euro dollar market, which has to deposit surplus cash efficiently and conveniently, and it has to raise short-term bank loans to finance corporate working capital needs, including imports and exports. Eurobond markets have to MNCs to raise long-term debt by issuing bonds. International bonds are typically classified as either foreign bonds or euro bonds. A foreign bond is used by a borrower foreign to the country where the bond is placed. On the other hand, euro bonds are sold in a country other than the country represented by the currency demonstrating them. अगर हम बात करें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की, तो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल मार्केट थे वो मिड-50s के अंदर ही बॉर्न हो गए थे और धीरे धीरे उसके साइज़ के अंदर ग्रो होने लगे और साथ साथ उसके स्कोप बढ़ने लगे। इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कंप्राइज करता है इंटरनेशनल बैंक्स को, यूरो करेंसी मार्केट्स को, यूरो बॉन्ड मार्केट्स को और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को। जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं उनका एक क्रिटिकल रोल होता है किसी फाइनेंसिंग इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर वो एक एक्ट प्ले करते हैं, जिसके अंदर वो कॉमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू उसको पूरा करते हैं। जो मोस्ट इंटरनेशनल बैंकिंग्स है वो अंडरटेक करते हैं अपने रेसिप्रोकल कॉरस्पॉन्डेंट रिलेशंस को, जो डिफरेंट बैंक्स के होते हैं या डिफरेंट बैंक्स के बिटवीन होते हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लोकेटेड होते हैं। लेकिन आज के डेज के अंदर देखें तो जो लार्ज बैंक्स हैं उनको इंटरनेशनलाइज कर दिया गया है, क्योंकि जो उसके ऑपरेशंस होते हैं वो ओवरसीज़ ऑपरेशंस करते हैं, जो कि इम्प्रूव करते हैं किसी इंटरनेशनली एबिलिटी को। जो यूरो करेंसीज हैं वो मार्केट है, यूरो करेंसी जो मार्केट है वो ओरिजिनली उनको यूरो डॉलर मार्केट कहा जाता है। ये हेल्प करती है हमारे जो भी कैश सरप्लस हैं उनको डिपॉजिट को एफिशिएंटली और उनको कन्वीनियंटली करती है। यह हमें हेल्प करती है कि हम जो शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स हैं उनको रेज कर सकें, बढ़ा सकें, किनसे, हमारे फाइनेंस कॉर्पोरेट वर्किंग कैपिटल की नीड से। इसके अंदर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं। जो यूरो बॉन्ड मार्केट है वो हेल्प करता है एमएनसीज को कि वो लॉन्ग टर्म डेप्ट जो भी उन्होंने इशू कर रखे हैं बॉन्ड्स के अंदर उनको रेज कर सके। जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स है वो टिपिकली क्लासीफाई हैं फॉरेन बॉन्ड्स और यूरो बॉन्ड्स के अंदर। जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं हमारे उनको क्लासीफाई कर रखा है हमने फॉरेन बॉन्ड्स में और यूरो बॉन्ड्स में। जो फॉरेन बॉन्ड है वो किसी बोरर, जो फॉरेन बोरर है उनके द्वारा इशू किया जाता है किसी कंट्री के अंदर। जो बॉन्ड होते हैं उनको पर्टिकुलरली कोई बोरोअर, किसी फॉरेन बोरोअर उसको इशू करता है और प्लेस करता है। अगर हम अदर हैंड में बात करें तो जो यूरो बॉन्ड होता है वो कंट्रीज़ के अंदर सोल्ड किया जाता है किसी दूसरी कंट्री के द्वारा, और उसके अंदर जो रिप्रेजेंट होता है वो उसकी करेंसी को डोमिनेटिंग करती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने आईएफएम के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, और उसके अंदर हम लोगों ने जो भी हमारे आईएफएस सिस्टम है जो आज हमने, क्योंकि सेकंड यूनिट स्टार्ट की है, तो उसके अंदर आज हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम क्या है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं उनको हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के क्या क्या इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट है जो कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, उनको आज हमने गो थ्रू किया है इस लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।